हाल में रिलीज हुई फिल्म केरला फाइल्स ने इस समय पर भारत में काफी बवाल मचाया हुआ है। जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है उस समय पर केरला फाइल्स ऑलरेडी 200 करोड़ रुपए कमा चुकी है। जो आंकड़े आ रहे हैं वो मैं क्या कहूँ, हमें हिस्टोरिक आंकड़े हैं। मुझे लगता है ये 250 का आंकड़ा पार करेगा। फिल्म की इस सक्सेस से कुछ लोगों में काफी गुस्सा और देश में काफी कंट्रोवर्सीज भी खड़ी हुई हैं। लव जिहाद एक बड़ी कंस्पिरेसी थियरी है। The Kerala Files, a distorted stories, along with some distorted stories, the concocted stories. 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है और एक पिक्चर को प्रमोट करते हो भी झूठी। भाई और पिक्चर बनाने वालों से हम ये पूछना चाह रहे हैं, फिक्शन है या फैक्ट है? तुम कब तक मुसलमानों को बदनाम करके झूठ बोल के अपना पेट पालोगे? 3 लोगों के इंडिविजुअल केसेस को लेकर पूरी केरला स्टेट को बदनाम किया जा रहा है। This may be your Kerala story, it certainly is not our Kerala story. आपने इन क्लिप्स में नोटिस किया होगा कि फिल्म को क्रिटिसाइज करते हुए ये कहा जा रहा है कि ना सिर्फ केरला फाइल्स बल्कि लव जिहाद का पूरा कॉन्सेप्ट ही फेक है, झूठा है और प्रोपेगेंडा है। तो आइए आज डिटेल में इस लव जिहाद के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। क्या केरला स्टोरी फेक है? क्या ये हिंदू पॉलिटिकल पार्टीज का प्रोपेगेंडा है जिसका हिंदूज और मुस्लिम्स को डिवाइड करने का इस्तेमाल किया जा रहा है? इस वीडियो में आप नोटिस करेंगे कि लव जिहाद का कॉन्सेप्ट क्रिस्टोफर नोलन की किसी फिल्म की तरह ही बहुत ही गहरा जाता है। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। तो केरला स्टोरी एक 2023 इंडियन हिंदी लैंग्वेज ड्रामा फिल्म है जिसको सुदीप्तो सेन ने डायरेक्ट किया है और विपुल अमृतलाल शाह ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की स्टार है अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सोनिया बलानी और सिद्धि इदनानी। फिल्म का प्लॉट केरला की एक लड़कियों की ग्रुप को फॉलो करता है जिनका ब्रेन वॉश होता है और जो मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट से शादी करके इस्लामिक स्टेट में रहने के लिए अफगानिस्तान चली जाती है। और इस फिल्म से लव जिहाद के कॉन्सेप्ट की बहुत बात हो रही है देश में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि भाई ये लव जिहाद होता क्या है। देखिए, लव जिहाद एक फिनोमेनन है जहां पर एक मुस्लिम मर्द एक हिंदू लड़की या किसी नॉन मुस्लिम लड़की से शादी करता है, उसे इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए और उसके नॉन मुस्लिम कल्चर से उसका जो कनेक्शन है वो पूरी तरह से काटने के लिए। तो अगर कोई ऐसी हिंदू औरत है जो मुस्लिम लड़के से शादी करती है और दोनों अपना अपना कल्चर बड़े प्यार से फॉलो करते हैं तो इसमें कोई लव जिहाद का एंगल नहीं है। अगर कोई अपनी मर्जी से बिना झूठ या फरेब के, बिना जोर जबरदस्ती के अपना रिलीजन चेंज करती है, उसमें भी कोई लव जिहाद का एंगल नहीं है। और आइए जल्दी से एक गेम खेलते हैं। अब ये बॉर्नविटा खुश कॉन्टेस्ट जितना हाई क्लास तो नहीं है, लेकिन आइए खेलते हैं चुन्नू की मम्मी की बनाई हुई घुट्टी प्रेजेंट्स सेक्युलर क्विज विद शाम शर्मा। बताइए ये लव जिहाद टर्म किसने बनाया था? बीजेपी ने, आरएसएस ने या बजरंग दल ने? यू हैव 5 सेकेंड्स। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सही जवाब है बी, केरला की कैथोलिक क्रिश्चियन चर्च ने। लेकिन इसके बावजूद ये क्लेम किया जाता है कि लव जिहाद बेसिकली एक प्रोपेगेंडा है जिसका इस्तेमाल हिंदुत्व वाले लोग या हिंदू पार्टीज करती हैं इंडियन सोसाइटी में दरार डालने के लिए। विकिपीडिया भी इसको एक तरह का प्रोपेगेंडा बोलता है। कई इन्फ्लुएंसर्स और पॉलिटिशियन भी इसको झूठ और फरेब मानते हैं। लव जिहाद एक बड़ी कंस्पिरेसी थियरी है जिसके अंतर्गत एक प्लान्ड वे में एक ग्रुप काम कर रहा है, एक जुट काम कर रहा है। इसकी विदेशी फंडिंग चल रही है और इसका मकसद है प्रेम जाल में फंसा के शादी कर ज्यादा से ज्यादा लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराना और इसी तरह इंडिया का इस्लामीकरण करना। आप ये देखिए कि इस पूरे जो जरह है, ये पूरा जो आर्ग्यूमेंट है, इसकी बुनियाद में न कोई तथ्य है, न कोई ऐसा फैक्ट है, न ऐसा कोई एविडेंस है जिसको लेकर ये बात आगे रखी जा सके। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये जो साजिश है ये सिर्फ न्यूज चैनलों में दिखाई जा रही है, कंप्लीटली मैन्युफैक्चर करी जा रही है आपके अंदर डर बिठाने के लिए, ताकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को डर के नाम पर वोट दे। लव जिहाद पूरी तरह से एक प्रोपेगेंडा है। इसको प्रूव करने के लिए हाई कोर्ट के स्टेटमेंट्स और कुछ रिपोर्ट्स को भी प्रेजेंट किया जाता है। हालांकि पीएफआई ने कन्वर्जन को फैसिलिटेट किया था, लेकिन एक भी ऐसा केस नहीं मिला जहां पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा हो किसी भी इंसान का, चाहे आदमी हो या औरत। एक सबूत से मन नहीं भरता, दूसरा सबूत देख लो। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने भी यही कहा था साल 2020 में। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी ने लोकसभा को बताया रिटर्न रिप्लाई में
कि अभी तक कोई भी लव जिहाद का केस रिपोर्ट नहीं किया गया है किसी भी सेंट्रल एजेंसी के द्वारा। ये लव जिहाद की कंस्पिरेसी थ्योरी एक बड़ा झूठ है जो बार बार आपको सुनाया जाता है। केरला के चीफ मिनिस्टर ऊमन चांडी ने विधानसभा में स्टेटमेंट देकर कहा कि 2006 से लेकर 2014 तक स्टेट में करीबन 2600 लड़कियों का कन्वर्जन हुआ है और इसमें से एक भी फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं था। मतलब लव जिहाद के इतने सारे एलिगेशंस बेसलेस थे हैं? अब कमाल की बात है कि इंडियन गवर्नमेंट का स्टेटमेंट लव जिहाद के केस में मान लेते हैं, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक पे उनका स्टेटमेंट नहीं मानते। कोविड में कितनी मौतें हुई है उस पे उनका स्टेटमेंट नहीं मानते। हमें क्या लेना देना। तो आइए जरा इन क्लेम्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। Firstly, the numbers of inter-community marriages are minuscule. Okay. 3 लोगों के इंडिविजुअल केसेस को लेकर पूरी केरला स्टेट को बदनाम किया जा रहा है। अब देखिए, मैं मानता हूं कि ये जो 32,000 का फिगर है ये थोड़ा एग्जैजरेटेड लगता है। इस फिगर के पीछे कुछ बहुत सॉलिड प्रूफ नहीं दिखता है, लेकिन जस्ट बिकॉज केरला में 32,000 लड़कियां आईसिस ज्वाइन करने के लिए नहीं गई थी, इसका ये मतलब नहीं होता कि कोई भी लड़की आईसिस ज्वाइन करने के लिए नहीं गई थी या फिर केरला में लव जिहाद होता ही नहीं है। सिमिलरली अगर किसी ने आपको बोला कि भाई 26/11 के अटैक्स में 10,000 लोग मरे थे, ये झूठ है, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 26/11 में किसी की भी मौत नहीं हुई थी। इसका ये मतलब नहीं कि अजमल कसाब छत्रपति शिवाजी स्टेशन पे गिटार बजा रहा था। देखिए, इन स्टडीज और ये जो स्टेटमेंट्स प्रोवाइड की गई हैं, इनमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो एनआईए की रिपोर्ट मेंशन की जा रही है लव जिहाद के बारे में और उसके बेसिस पे जो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें एनआईए ने बेसिकली एक इंक्वायरी की थी लव जिहाद के केसेस में। केरला गवर्नमेंट ने एनआईए को 90 केसेस दिए थे, लेकिन एनआईए ने सिर्फ 11 केसेस की छानबीन की थी और ये निष्कर्ष निकाला था कि इन 11 केसेस में कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। लेकिन देखकर तो लगता है कि बाकी केसेस पर इन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जिन केसेस की छानबीन भी की गई है उसमें एनआईए ने यह भी कहा है कि ये कन्वर्जन्स पीएफआई की मदद से किए गए थे, वही पीएफआई जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल में ही टेरर एक्टिविटीज और इलीगल कन्वर्जन्स करने पर बैन भी किया है। तो ये तो वही बात हुई कि पुलिस आकर बोले कि गब्बर ने कोई क्राइम ही नहीं किया, उसके बाद उसी गब्बर को फांसी की सजा भी सुना दे। और कुछ इन्फ्लुएंसर्स का कहना है कि भाई सिर्फ 3 केसेस हैं लव जिहाद के। 3 लोगों के इंडिविजुअल केसेस को लेकर पूरी केरला स्टेट को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन अभी हाल में ही 23 लड़कियां सामने आई हैं केरला से जिन्होंने अपने खुद के लव जिहाद के एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है। Started to share videos of Zakir Naik and MM Akbar and all. I was radicalized to that ideology. I started to believe that none of the ideologies except Islam is right. What is the brainwashing system existing all over the world? They were identified not through records, they were identified by their patterns of, they had been so radicalized or they were so brainwashed into a different ideology or state of mind. Pattern of interactions with their family, pattern of interactions with their closed ones had changed so much that they had become averse to their own families. They wanted to leave their family. एक और स्क्रोल की रिपोर्ट है जिसको काफी शेयर किया जा रहा है, जिसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम की रिपोर्ट की बात की जाती है। देखिए, इस रिपोर्ट ने कहा है कि कोई लव जिहाद का एंगल नहीं है, लेकिन अगर इस रिपोर्ट को थोड़ा गौर से देखा जाए तो ये रिपोर्ट सिर्फ इतना कहती है कि लव जिहाद के केसेस में फॉरेन एंगल नहीं दिख रहा है। उसके ऊपर से ये स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम की रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो लव जिहाद के केसेस इन्होंने एग्जामिन किए थे उसमें ये क्लियर हो गया था कि जिन लोगों ने लड़कियों को टारगेट किया है उनमें से कुछ लोगों ने अपने नाम बदलकर अपने आप को हिंदू या क्रिश्चियन दिखाया था और नाबालिग लड़कियों के साथ संबंध बनाए थे। तो ये फ्रॉड नहीं है, ये लव जिहाद नहीं है। आजकल नाबालिग लड़कियों से प्यार करना अलाउड हो गया भारत में। केरला के चीफ मिनिस्टर ऊमन चांडी ने विधानसभा में स्टेटमेंट देकर कहा कि 2006 से लेकर 2014 तक स्टेट में करीबन 2600 लड़कियों का कन्वर्जन हुआ है और इसमें से एक भी फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं था। और ये वीडियो में भी जो स्टेटमेंट है ऊमन चांडी का, उसमें ऊमन चांडी ने कहा है कि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है फोर्स्ड कन्वर्जन्स का। अब उनके पास अगर एविडेंस नहीं है, इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि एविडेंस है ही नहीं, क्योंकि लव जिहाद के केसेस के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लव जिहाद की कोई नेशनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ही नहीं है। इसलिए जिन स्टेट्स में लव जिहाद के कानून नहीं है उन स्टेट्स में लव जिहाद के केसेस को आइडेंटिफाई कर पाना अक्सर काफी मुश्किल होता है। इसीलिए सबसे ज्यादा जो लव जिहाद के केसेस आइडेंटिफाई किए जाते हैं वो ऐसे स्टेट्स में किए जाते हैं जहां पर लव जिहाद की एक डेफिनेशन है और उसके बेसिस पर एंटी लव जिहाद के कानून भी बने हुए हैं, जैसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और जहां तक लव जिहाद के केसेस की एविडेंस की बात आती है, तो
अगर हम ठीक से छानबीन करना शुरू करें तो एक्चुअली हमारे पास काफी सारी एविडेंस मौजूद है। सबसे पहले तो केरला का ही केस आता है, जहां पर शहनशाह वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में हाई कोर्ट ने खुद कहा था कि एक कंसर्टेड यानी ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट किया जा रहा है मुस्लिम्स के द्वारा दूसरे धर्म की लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट करने का और उनकी मुस्लिम मर्दों से शादी कराने का। और कई लड़कियां जो खुद कन्वर्ट होके इस्लामिक स्टेट में गई थी, उनका खुद इंटरव्यू आप सुन लीजिए। The reason we moved was to live an Islamic life and under a caliphate, Muslim rule. So, but once we reached there, many of our expectations were not met. One day we all will die. Definitely. Yeah. And so in Islam, getting killed, we have to go through this. What would happen to your daughter? Same thing that happened to her son, right? No. If you would have died and your daughter would have been alive, then I don't know. Allah will take care of her. It was all Allah. Whatever happened is in Allah's qadar. You're happy with the condition she is in right now? No. कई हिंदू लड़कियां जिनको टारगेट किया गया था, जिनको ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई थी, उन्होंने भी अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं। They slowly learned about me, my character, my views, everything, and slowly they injected their religion into my brain. I was in a concept that there is only one God and there is no different gods. If gods are there, means it will be just from the main God. Likewise, my concept was. They told me about how a woman should dress or how she should behave in front of the society. They told me, and they explained about them hell punishments, and I was so afraid that time that I want to convert as fast as soon as possible. My 5 to 6 years of Islamic study, I had become a complete anti-Hindu. I was against Hindu gods, Hindu organizations. वहाँ सवाल पूछे गए कि सनातन में 33 करोड़ देवी देवता कैसे हैं। मैं थोड़ी कंफ्यूज थी, जिस पर हिंदू धर्म की वो आलोचना करने लगे। फिर धीरे धीरे हमें किताबें दी गई। कुरान का मलयालम ट्रांसलेशन किया हुआ, धर्म परिवर्तन किए लड़कियों की किताबें दी गई। हमें फिर इस्लामिक MM अकबर और जाकिर हुसैन की CD और किताबें भी दी गई। इसमें कंफ्यूजन और बढ़ गया। मेरे पास सवालों का जवाब नहीं था, लिहाजा धर्म परिवर्तन के सवाल पर घुटने टेक दिए। जन्नत और जहन्नुम क्या है, इसके बारे में बताया गया। मन में डर पैदा किया गया कि इस्लाम को नहीं माना तो अल्लाह का गुस्सा देखने को मिलेगा। और जिन लोगों ने लव जिहाद को फॉल्स प्रोपेगेंडा, झूठा बोला है, उन्होंने अक्सर ऐसे जर्नलिस्ट के रिपोर्ट्स को इग्नोर किया है जिन्होंने सबसे ज्यादा लव जिहाद के केसेस रिपोर्ट किए हैं या फिर सबसे ज्यादा ऑन द ग्राउंड रिपोर्टिंग की है लव जिहाद के केसेस की। नेग्लेक्ट करने की विषय नहीं है, अति गंभीर से चर्चा करने के लिए इसमें ज्यादा कुछ है। हाथ जोड़कर सब लोग उनसे मांगते हैं, इसमें इंक्लूड किए हैं। आप सब लोग देखने हैं, प्रत्येक माँ बाप लोगों से बोल रहे हैं, प्रत्येक लड़कियों से बोल रहे हैं, प्लीज आप ये सिनेमा देखिए। एक ऐसा जर्नलिस्ट है अजीत भारती, जिसने बलात्कार के केसेस भी कवर किए हैं। 26 अक्टूबर 2020 को उसके साथ क्या हुआ, गोली मार दी गई। मई 2022 में श्रद्धा वलकर ये आफ्ताब ने जो है 35 टुकड़े कर दिए। इकबाल ने रूपाली से निकाह किया, बाद में बुर्का ना पहनने पे मार डाला उसको। शाकिब ने पहचान छुपाई, अमन बन के दोस्ती की, राज खुल जाने पर गला रेत करके मार दिया। दूसरी शादी पर हुए विवाद को लेकर दिलदार ने अपनी आदिवासी ईसाई पत्नी रेबिका पहाड़िन का इलेक्ट्रिक कटर से सिर काटा। नवंबर 2022 लखनऊ में सूफियान ने मतांतरण ना करने को लेकर, वो कन्वर्ट करवाना चाह रहा था निधि को, चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया। अरबाज ने विशाल बनकर 10वीं की बच्ची से दोस्ती की, 10th क्लास की बच्ची से दोस्तों के साथ गैंगरेप किया, फिर बोला कि तुम जो है आप कन्वर्ट हो जाओ कलमा पढ़ के। सोहेल ने नाबालिग के साथ किया रेप, समय से पहले डिलीवरी के कारण हुआ खुलासा। ये सब नाबालिग बच्चियों की मैं बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में 4 बच्चों के बाप मोहम्मद वली ने नाबालिग हिंदू लड़की को फंसाया और कई बार उसका रेप करता रहा। 2 बच्चों के बाप महमूद खान ने रौनक बनकर शादी की, बाद में पीड़िता को गंजा कर दिया, उसका हेड शेप कर दिया। अहमद ने अमन नाम बनाकर पीड़िता को नशीला पदार्थ
देकर के संबंध बनाए, जिसने हिंदू लड़कियों पर जो टारगेटेड अटैक्स हुए हैं उसको भी कवर किया है। 14 साल की दलित हिंदू लड़की को खालिद नाम के आरोपित द्वारा प्रेम जाल में फंसाने, बलात्कार करने और उसके बाद उसका अश्लील वीडियो बनाकर नाबालिग को ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया। क्या पर्पस रहा होगा आप सोच लीजिएगा। मुंबई में अजमल अजय बन गया। कोर्ट में निकाह करने के बाद मुंह दिखाई के मौके पर अपने भाइयों और दोस्त के साथ पीड़िता का गैंगरेप किया। सऊदी जाने से पहले बलरामपुर में पीड़िता का मत परिवर्तन कराकर अब्दुल ने निकाह कराया। बाद में फोन पर तलाक दिया। देवर और पति के बहनोई ने उसका रेप करने की लगातार कोशिश की। सितंबर में रहमान ने पिंटू नाम कहकर पीड़िता से संपर्क बनाया, उसे गर्भवती बनाया। सच का पता चलने पर लड़की को शादी करने के बहाने नदी किनारे बुलाया, 2 साथियों के साथ बलात्कार किया, गला रेता और नदी में फेंक दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स अजीत ने कवर किए हैं। अगर आप उसका पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां क्लिक करके आप वो पूरा वीडियो देख सकते हैं। एक और जर्नलिस्ट जिसने लव जिहाद के केसेस पर डेडिकेटेड ऑन द ग्राउंड रिपोर्टिंग की है वो है स्वाति गोयल शर्मा। उसने भी ऐसे दर्जनों केसेस दिखाए हैं जहां पर किसी आदमी ने अपना नाम चेंज करके लड़की को टारगेट किया है, जबरदस्ती कन्वर्ट करने के लिए फोर्स किया है, शादी ना करने पर या रिलेशनशिप ना करने पर लड़की को मार दिया गया है। लड़के से शादी करी थी, हिंदू बोल के उसने मुझसे शादी करा। जब मैं यहाँ को आई तो मुसलमान निकला। यहाँ आने के बाद मुझे बोला मुसलमानी बन के रहना पड़ेगा। मैंने इनकार कर दी, उसने मारपीट पे तोड़ा है। मैं थाने को आई रिपोर्ट लिखाने को। तो हाँ, देहात था ना, ये सोचो। जब वहाँ के पहुंची तो उन्होंने बोला 2000 रुपये ले लो, घर के चले जाओ, यहाँ में आपकी सुनवाई नहीं होगी। अगर आप वो सारे केसेस देखना चाहते हैं तो स्वाति गोयल शर्मा का ट्विटर प्रोफाइल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है इस वीडियो के। आप उनके प्रोफाइल पे जाके वो सारे केसेस डिटेल में देख सकते हैं। तो हमारे पास लिटरली दर्जनों केसेस हैं इस तरह की औरतों की डेडिकेटेड रिलीजियस टारगेटिंग की। तो क्या ये सारी औरतें और ये सारी औरतों के परिवार झूठ बोल रहे हैं? क्या इन औरतों के केसेस पर प्रॉपरली ठीक तरह से जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? एक तरफ हमें बताया जाता है बिलीव विमेन, औरतें जो कहती हैं उसका विश्वास करना चाहिए। दूसरी ही तरफ हम इन सारी औरतों की प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर रहे हैं। और चलिए कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि सारे के सारे इंडियंस इस्लामोफोबिक हैं, सारे के सारे इंडियंस झूठ बोल रहे हैं, तो इंडिया में सारे लव जिहाद के केस फेक हैं। बाहर के देश को देखते हैं, ब्रिटेन का एग्जाम्पल लेते हैं। पिछले कुछ सालों में यह खुलासा हुआ है कि ब्रिटेन के कई शहरों में मुस्लिम ग्रूमिंग गैंग्स थे जो ब्रिटिश लड़कियों को टारगेट करके उनकी इज्जत लूट रहे थे। सबसे बड़ा केस है रॉथरम का, जहां 1500 लड़कियों की इज्जत लूटी गई थी। Abusers who seem to act with impunity. Children abducted, beaten and raped time and time again. Police who too often didn't stop it happening. हडर्सफील्ड में भी ऐसी ही सिचुएशन थी। Girls were groomed, trafficked, abused, raped, and some were passed around to be sexually assaulted again and again. This gang of 20 men are in prison for what they did. Similar stories emerged across the nation of underage girls abused in taxis, kebab shops, and housing estates. टेलफोर्ड में 1000 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की गई। एक रिपोर्ट ने कहा है कि पाकिस्तानी मुस्लिम ग्रूमिंग गैंग 50 साल से सिख लड़कियों को ग्रूम करने की कोशिश कर रहे हैं यूके में। न्यूकासल नाम के शहर में भी इसी तरह के ग्रूमिंग गैंग का पर्दाफाश किया गया था। 2007 में रिपोर्ट्स निकल कर आई थी कि कॉलेज कैंपसेस में लड़कियों को टारगेट करके ग्रूम करने की कोशिश की जा रही है और ये बेसिकली एक बिजनेस ऑपरेशन की तरह चलाया जा रहा है कि हर एक कन्वर्टेड लड़की के लिए 5000 पाउंड कमीशन दिया जा रहा है। और ये भी समझना जरूरी है कि इस तरह की ग्रूमिंग और कन्वर्जन एक्टिविटीज में रिलीजियस लीडर्स का सपोर्ट और इन्वॉल्वमेंट रहा है। हालत इतनी बुरी हो गई थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और ब्रिटेन की होम सेक्रेटरी ने इस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज किया है। What we've seen is a practice whereby vulnerable white English girls, sometimes in care, sometimes who are in challenging circumstances, being pursued and raped and drugged and harmed by gangs of British Pakistani men who've worked in child abuse rings or networks. We've seen institutions and state agencies, whether it's social workers, teachers, the police, turn a blind eye to these signs of abuse out of political correctness, out of fear of being called racist, out of fear of being called bigoted. And as a result, thousands, we're not talking small numbers, we're talking large numbers. Thousands of children have had their childhoods robbed and devastated. And there are many of these perpetrators still running wild. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेडिकेटेड कानून बनाने की बात की जा रही है। इंग्लैंड के बाहर भी अगर आप देखें नेदरलैंड्स में, तो वहां पर भी अंडर एज डच लड़कियों को सेक्स ट्रैफिकिंग में डाला गया है पिम्प्स के द्वारा, जिसमें से 40% डच मोरक्कन मुसलमान थे।
कुछ सोर्सेस के मुताबिक तो 1400 गर्ल्स पर ईयर को सेक्स ट्रैफिकिंग में डाला जाता है। इसी तरह से स्वीडन में कुछ सोशल साइंटिस्ट ने एक स्टडी किया था जिसमें उन्होंने पाया था कि 2000 से 2015 के बीच में जो सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, बलात्कार हुआ है, उसमें से आधे बलात्कार इमिग्रेंट माइनॉरिटी ने किए हैं, जिसमें से मेजॉरिटी नॉर्थ अफ्रीका या मिडिल ईस्ट से आते हैं। इनफैक्ट नवंबर 2017 में स्वीडिश गवर्नमेंट ने एक मीटिंग भी रखी थी जहां पर उन्होंने कहा था कि टेररिस्ट सेक्सुअल वायलेंस को एक टैक्टिक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं स्वीडन की नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डालने के लिए। और अगर आपको लगता है कि ये फिरंगी भी झूठ बोल रहे हैं तो यार कैसे आदमी हो यार, किसका विश्वास करोगे फिर? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हिस्ट्री को देख लेते हैं। चल। स्कॉट सी लीवाई ने अपनी किताब इन कैरावान इंडियन मर्चेंट्स ऑन द सिल्क रोड में कहा था कि जब महमूद ऑफ गजनी ने भारत पर अटैक किया तो लाखों लोगों को स्लेव की तरह बंदी बनाकर ले गया, जिसमें मोस्टली औरतें थीं। एक जनरल जिसने जहांगीर और शाहजहां दोनों के अंडर सर्व किया था, उसने एक एरिया को कैप्चर करने के बाद वहां के मेजॉरिटी मर्दों को मार दिया और अराउंड 2 लाख लड़कियों और औरतों को बंदी बनाकर ले गया। प्रोफेसर के.एस. लाल ने एक ऐसे में लिखा था कि भारत के मिडिवल पीरियड में मोहम्मद बिन कासिम के समय से सबसे ज्यादा स्लेव लड़कियों को भारत से उठाकर दूसरे देशों में ले जाया गया है। अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता, जो एक मोरक्कन मुस्लिम ट्रैवलर था जो भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में आया था, उसने नोट किया था कि हिंदू राजाओं की बेटी बहनों को उठाकर मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में लाया जाता था, नचाया जाता था, उनको बेइज्जत किया जाता था और बेइज्जत करने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक के अमीर और मंत्रियों में बांट दिया जाता था। और जो अरब मुस्लिम अफ्रीका में स्लेव ट्रेड करते थे उसमें भी प्रोफेसर लाल ने नोट किया है कि मेजॉरिटी औरतों को टारगेट किया जाता था। यूरोपियन जो स्लेव ट्रेड करते थे उसमें औरतों से ज्यादा वो दुगना या तिगना मर्दों को कैप्चर करते थे, लेकिन जो अरब स्लेव ट्रेडर थे वो मर्दों से दुगना और तिगना ज्यादा औरतों को कैप्चर करते थे। तो दे आर द प्राउड विनर्स ऑफ आवर मोस्ट टर्की स्लेव ट्रेडर अवार्ड। कांग्रेचुलेशंस। प्रोफेसर लाल ये भी कहते हैं कि औरंगजेब के राज में राजपूत और मराठा लड़कियों को अक्सर कैप्चर किया जाता था और उनको कन्वर्ट करके उनका सेक्स स्लेव्स की तरह इस्तेमाल किया जाता था। और ये जो ट्रेंड बना रहा है नॉन मुस्लिम औरतों को टारगेट करने का, ये मॉडर्न डे में भी हम देख सकते हैं। जब आईसिस अपने चरम पर था तब हमने देखा था किस तरह से उन्होंने शिया औरतों को और खासकर यजीदी औरतों को टारगेट किया था सेक्स स्लेव बनाने में। उनको खरीदा गया, बेचा गया और बच्चे पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया गया ताकि आईसिस आतंकवादियों की तादाद भी बढ़ सके। तो देखिए, ये जो लव जिहाद है या फिर नॉन मुस्लिम औरतों की टारगेटिंग है, ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये हिस्ट्री से हम देखते हुए आ रहे हैं। और ये सदियों लंबा ट्रेंड इसलिए है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इस्लामिक आइडियोलॉजी से भी इसे सपोर्ट मिलता है। मिडिवल पीरियड में चाहे इस्लामिक सोसाइटी हो या क्रिश्चियन सोसाइटी हो, उसमें यह मानना था कि भैया स्लेवरी पूरी तरह से जस्टिफाइड है। इन कल्चर्स का यह मानना था कि दुनिया भगवान ने उनके लिए बनाई है और वो इस दुनिया के साथ जो चाहे कर सकते हैं। और जो नॉन क्रिश्चियन और नॉन मुस्लिम है वो हीदन या काफिर माने जाते थे और क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स का ये हक बनता था कि काफिरों के साथ जो मर्जी करें, उन्हें मारे, उन्हें गुलाम बनाए या उनकी औरतों को हरम में डालें। क्रिश्चियनिटी में इसे डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी कहा जाता था और इस्लाम में इसे दारुल हर्ब को, जो कि काफिरों की जमीन है, उसको दारुल इस्लाम यानी इस्लाम की जमीन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस कहा जाता था। और हमने दिखाया है आपको कि कैसे चाहे मुगल हो, गजनी हो, कश्मीरी आतंकवादी हो, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी इस्लामिस्ट हो, और क्योंकि इस्लामिक कानून में स्लेवरी यानी गुलामी अलाउड है लेकिन आप मुसलमानों को स्लेव नहीं बना सकते, तो सबसे आसान टारगेट थे नॉन मुस्लिम। और इस्लामिक कानून के अंतर्गत आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ नॉन मुस्लिम स्लेव रख सकते हैं। हिस्टोरियन बर्नार्ड लुइस ने कहा था कि जो पॉलीथियस्ट और नॉन मुस्लिम थे वो सबसे आसान टारगेट थे मुस्लिम्स के लिए गुलामों के। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुस्लिम्स की तादाद बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है नॉन मुस्लिम औरतों को टारगेट करके कन्वर्ट करना। अगर आप निकाह सेरेमनी भी देखें जो कि इस्लामिक मैरिज होती है, तो उसमें भी ये जरूरी होता है कि जो लड़की है वो इस्लाम में कन्वर्ट हो शादी के पहले। और इस्लाम में कन्वर्ट होने का मतलब कि आपका जो पुराना बिलीफ सिस्टम है, आपका जो नॉन मुस्लिम बिलीफ सिस्टम है, उसको आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा, पूरी तरह से भूलना पड़ेगा। और इस्लाम में कन्वर्ट होकर लड़की एक तरह से फंस भी जाती है क्योंकि इस्लाम को छोड़ने का पनिशमेंट बेसिकली मौत होती है। और ऐसे शादियों से जो अक्सर बच्चे भी निकल कर आते हैं वो भी मुस्लिम बनते हैं, उनको भी अपनी माँ की नॉन मुस्लिम कल्चर से जुड़ने नहीं दिया जाता। इनफैक्ट अपनी माँ की नॉन मुस्लिम कल्चर की तरफ नफरत सिखाई जाती है। उसका आप रिजल्ट देखिए कश्मीर में। जो कश्मीरी आतंकवादी हैं जिन्होंने कश्मीरी हिंदुओं की एथनिक क्लेंजिंग करते समय हिंदू लड़कियां डिमांड की हैं, वो कुछ जनरेशन पहले खुद कश्मीरी हिंदू थे। कई पाकिस्तानी जो इस समय पर हिंदू लड़कियों को किडनैप करके उनको जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट कर रहे हैं, अपनी हिंदू माइनॉरिटी और सिख माइनॉरिटी का कत्लेआम कर रहे हैं, बांग्लादेशी जो अपने देश में हिंदुओं के साथ यही कर रहे हैं, ये लोग सब लोग कुछ ही जनरेशन पहले
खुद हिंदू और सिख थे, और आप देखिए कि कन्वर्जन के बाद कुछ ही जनरेशन के अंदर अंदर इनमें इतनी एंटी हिंदू नफरत भरी हुई है। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो कोई बीजेपी या मोदी नहीं है, तो कहां से आई ये नफरत? कहां गया भाईचारा? कहां गया दुलार? कहां गया म्यूचुअल रिस्पेक्ट? कहां गई अमन की आशा? खत्म गया। और इस सारे कन्वर्जन एक्टिविटीज में मौलवीज और रिलीजियस लीडर्स का सपोर्ट होता है, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि केरला में भी। यूरोप में भी यही आइडियोलॉजी है। इस्लाम की एक्सपर्ट अयान हर्सी अली ने कहा है कि इस्लामिक व्यू ये है कि यूरोपियन औरतें जो हैं उनको कुछ ज्यादा ही आजादी मिली हुई है। यूरोपियन औरतें जो हैं वो बिल्कुल कैरेक्टरलेस होती हैं, इसलिए उनको टारगेट करना, उनका करना, उनकी इज्जत लूटना बिल्कुल जायज है। तो देखिए, लव जिहाद की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल क्लियर है। सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी सदियों से एक ट्रेंड रहा है कि मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम औरतों को टारगेट करते हैं, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी में एक ये सिस्टम है जो एक लेवल की नफरत सिखाता है नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ। लेकिन कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहता हूं कि भले ही आइडियोलॉजी में कुछ प्रॉब्लम्स हो, उसके बावजूद सारे मुस्लिम ऐसे बिहेव नहीं करते। ऐसे कई मुस्लिम्स के एग्जाम्पल्स भी हैं जिन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी की है, लेकिन जरा भी उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं की है। आप शाहरुख खान और गौरी खान की शादी देखिए, देखने से तो नहीं लगता कि गौरी खान के साथ कोई जोर जबरदस्ती की गई हो कन्वर्ट करने की। इनफैक्ट शाहरुख खान अपने बच्चों के साथ ईद के साथ साथ खुशी खुशी गणपति भी मनाते हैं अपने घर में। ये भारत के कॉम्पोजिट कल्चर का एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है। उसी तरह सैफ अली खान की जो बेटी हैं सारा अली खान, उनको भी आजादी है कि वो प्यार से मंदिर जाएं, हिंदू देवी देवताओं की पूजा करें, हिंदू त्योहार मनाएं। ये भी एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है। कुछ मुस्लिम पॉलिटिशियंस भी हैं, चाहे शाहनवाज हुसैन हो, चाहे तहसीन पूलावाला हो, जिनकी हिंदू बीवियां हैं, जो अपना कल्चर अपनी बीवियों के ऊपर फोर्स नहीं करते। फर्स्टली द नंबर्स ऑफ इंटर कम्युनिटी मैरिजेस आर मिनिस्क्यूल, ओके। उसके पीछे मेरे हिसाब से इसी आइडियोलॉजी का कारण है, और इसीलिए मैं अपने मुस्लिम व्यूअर्स को, दोस्तों को एक अपील करना चाहता हूं कि आई थिंक मुस्लिम सोसाइटी में एक कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, एक डिस्कशन होनी चाहिए कि क्या ये आइडियोलॉजी गलत नहीं जो नॉन मुस्लिम्स को काफिर की तरह ट्रीट करती है, अनइक्वल की तरह ट्रीट करती है, एक दुश्मन की तरह ट्रीट करती है। इसी आइडियोलॉजी की वजह से तो जब एक लड़की का कन्वर्जन होता है इस्लाम में, तब वही आइडियोलॉजी उस औरत पर ट्रांसफर कर दी जाती है, और वही आइडियोलॉजी बच्चों पर भी ट्रांसफर कर दी जाती है, और उसी से तो पाकिस्तान जैसा सिचुएशन बनता है, कश्मीर जैसा सिचुएशन बनता है, बांग्लादेश जैसा सिचुएशन बनता है। अगर एक ऐसी आइडियोलॉजी है मुस्लिम सोसाइटी में जो नॉन मुस्लिम्स को अनइक्वल देखती है, उनको कन्वर्ट करने की बात करती है, उनके भगवान देवी देवताओं को, उनके रिलीजन को झूठा बोलती है, तो क्या आप ब्लेम कर सकते हैं हिंदू सोसाइटी को अगर वो इस तरह की आइडियोलॉजी से डरते हैं या घबराते हैं? एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में जहां बहुत सारे अलग अलग रिलीजन साथ में रहते हैं, वहां उस तरह की आइडियोलॉजी को चैलेंज करना चाहिए, रिफॉर्म करना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हिंदू सोसाइटी को देखिए। हिंदू सोसाइटी में भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का जहर है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन कई हिंदू रिफॉर्मर्स ने और कई लिबरल हिंदूज ने इस डिस्क्रिमिनेशन को इग्नोर नहीं किया, उल्टा इसका सामना किया, इसकी निंदा की, इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि भारत में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन रिड्यूस हो रहा है। और उसी तरह से मैं मुस्लिम सोसाइटी से भी पूछना चाहता हूं कि क्या उनको भी इसी तरह एक इंटरनल डिस्कशन नहीं करना चाहिए? और जो नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ नफरत है, उनको अनइक्वल देखने की आइडियोलॉजी है, टारगेट करके कन्वर्जन करने की आइडियोलॉजी है, क्या उस आइडियोलॉजी को भी रिफॉर्म नहीं करना चाहिए थोड़ा? भारत के महान रिफॉर्मर डॉक्टर अंबेडकर ने भी ये कहा था कि हिंदू सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हिंदू सोसाइटी उसको रिफॉर्म करने को तैयार है, लेकिन मुस्लिम सोसाइटी अपनी सोसाइटी में बिल्कुल भी रिफॉर्म नहीं देखना चाहती। तो हम क्यों बार बार डॉक्टर अंबेडकर को सही प्रूव कर रहे हैं? क्या उस डिस्क्रिमिनेशन वाली आइडियोलॉजी को हमको रिफॉर्म नहीं करना चाहिए? क्या हमें एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट की आइडियोलॉजी नहीं डेवलप करनी चाहिए? क्या हमें एक ऐसी आइडियोलॉजी नहीं डेवलप करनी चाहिए जहां हम सभी भगवानों को बराबर माने, एक माने? क्या उस तरह की आइडियोलॉजी से सारे रिलीजन्स के बीच में एक रिस्पेक्ट और एक भाईचारा और एक फ्रेंडशिप नहीं बढ़ेगा? मुझे तो लगता है बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप हिंदू सोसाइटी को देखें तो उनको तो ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो बड़ी खुशी खुशी राम और दुर्गा के साथ अल्लाह और जीसस को जोड़ सकते हैं। तो ये सवाल मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहता हूं, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं उस रिफॉर्म की आइडियोलॉजी के बारे में। अगर आप स्पेसिफिकली केरला फाइल्स के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या वो सच है या प्रोपेगेंडा है, तो यहां पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड अपना